हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 21 और 22 मार्च के करंट अफेयर्स के टॉप 15 क्वेश्चंस को। आपके आने वाले एग्जाम्स में 21 और 22 मार्च के करंट अफेयर से जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सारे क्वेश्चंस बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करके याद जरूर कर लेना। और बच्चों, अगर आपको हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इन क्लासेस की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो इनकी पीडीएफ हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, यानी कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, इसी नाम से है, चंदन सर कानपुर के नाम से। तो आप वहां से जाकर के चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डेली दी जा रही है। तो आप वहां से जाकर के हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दी जाएगी, तो आप वहां से भी जाकर के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? और क्या करना है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बच्चों आज का पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, हाल ही में वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय ने देश की कितनी नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है। ठीक है, हमें बताना है कि जो देश की कितनी नदियों के लिए पूछा गया है, उनके कायाकल्प की बात की जा रही है। तो नदियों के कायाकल्प के लिए एक परियोजना शुरू की गई है, जो कि किस मंत्रालय ने की है? वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय। ठीक है, नदियों का कायाकल्प, इसका क्या मतलब है? नदियों को शुद्ध करना है। ठीक है, क्योंकि नदियां काफी ज्यादा प्रदूषित हो चुकी हैं, तो नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाना है, उनको शुद्ध करना है। ठीक है, तो आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 11, 13, 15 और 17। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 13 नदियां। ठीक, इस परियोजना में कुल 13 नदियों को शामिल किया गया है, जिनकी कायाकल्प के लिए परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो मंत्रालय आया है, वन, पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय, तो इसके जो वर्तमान मंत्री हैं वो कौन है? इनका नाम है बच्चों प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर वर्तमान में कौन है? पर्यावरण मंत्री हैं। ठीक है, चलिए आगे इसकी व्याख्या देखेंगे। देखिए बच्चों, परियोजना में शामिल होने वाली 13 नदियां हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब वो जो 13 नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? हमें पता है कि जो भारत की नदियां हैं बच्चों, वो दो भागों में बांटी जाती हैं। एक तो आपका हिमालय से निकलने वाली नदी, दूसरा आपका प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं। ठीक है, तो हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां कौन कौन सी हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियां, एक तो झेलम है, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, यमुना और ब्रह्मपुत्र। ये टोटल कितनी है? 7 है। ठीक है, तो हिमालयी नदियां कितनी है? 7 है। इसके बाद प्रायद्वीपीय नदियां जो इसमें शामिल की गई है इस परियोजना के अंतर्गत, वो कौन कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी और लूनी। तो ये सारी आपकी नदियां कौन सी आती हैं? प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, और इनकी संख्या टोटल कितनी है? 6। तो 6 और 7 कुल मिला के 13। ठीक है, तो ये 13 नदियां हैं जिनके कायाकल्प के लिए परियोजना शुरू की गई है। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है? तो हमें बताना है कि किस देश में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटेन, मलेशिया, मेडागास्कर या फिर इंडोनेशिया। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेडागास्कर। मेडागास्कर में हाल ही में क्या किया गया है? महात्मा गांधी की प्रतिमा बनाई गई है, सॉरी, महात्मा गांधी के नाम से वहां का एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हरित ट्राइंगल। ट्राइंगल मतलब क्या होता है? तिराहा। ठीक है, जो रास्ते में तिराहा पड़ता है, हरित तिराहा नाम का था, उसका नाम बदल करके क्या किया गया है? महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल कर दिया गया है। और ये किस देश की बात हो रही है? मेडागास्कर की। ठीक है, और इसका जो नाम चेंज किया गया है वो स्पेशली किस लिए किया गया है? क्योंकि भारत अभी प्रेजेंट टाइम पे जो आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव, ये मैंने आपको कई बार बताया है कि भारत की आजादी को हुए कितने साल पूरे हो चुके हैं? 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो इसी उपलक्ष्य में भारत सरकार की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव
एक कार्यक्रम जो है वो चलाया जा रहा है। तो इसी के तहत मेडागास्कर में क्या किया गया है, एक ग्रीन ट्रायंगल है जिसका नाम किनके नाम पर रखा गया है, महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है। क्लियर है, तो ये आपको याद रखना है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, मेडागास्कर की बात आई है तो मेडागास्कर जो आपकी कंट्री है इसकी राजधानी क्या है, अंतानानारिवो। ठीक, मेडागास्कर की जो मुद्रा है बच्चों वो क्या है, मालागासी एरियरी। ठीक है, मेडागास्कर की जो करेंसी है बच्चों वो क्या है, मालागासी एरियरी। मेडागास्कर बच्चों ये एक आपका द्वीपीय देश है। कैसा देश है, द्वीपीय, यानी कि पानी के बीचों बीच बसा हुआ है। तो ये आपका कैसा देश हो गया, द्वीपीय देश हो गया, जो कि हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। और ये अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है बच्चों उसके पूर्वी दिशा में पड़ता है, अफ्रीका के पूर्व में स्थित है। क्लियर है। और बच्चों ये मैंने आपको पहले भी एक फैक्ट बताया है कि मेडागास्कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा टापू है। ठीक है, मेडागास्कर क्या है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा, चौथे नंबर पे आता है ये। ठीक है, चौथा सबसे बड़ा टापू है। क्लियर है इतना, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाल ही में 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो 31वां जीडी बिरला पुरस्कार ये हाल ही में किसको देने हैं की बात की जा रही है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नारायण प्रधान, सतीश दोहरे, विक्रम प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नारायण प्रधान। क्लियर है, आप इनको इमेज में देख भी पा रहे हैं। ये कौन है, नारायण प्रधान, जिन्हें 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। क्लियर है, आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, प्रोफेसर नारायण प्रधान को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए चुना गया है। ठीक है, जो जीडी बिरला पुरस्कार दिया जा रहा है इनको, ये किस क्षेत्र में दिया जा रहा है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में दिया जा रहा है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो अच्छा काम किया है उसके लिए। ठीक है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक अनुसंधान किया है, उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर कौन बना है। तो हमें बताना है कि जो दक्षिण एशिया का पहला शहर बना है वो कौन सा बना है, जो कि 2050 तक जिसने लक्ष्य निर्धारित किया है किस चीज का, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन। ठीक है, यानी कि कार्बन के उत्सर्जन को पूरी तरीके से खत्म करना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोलंबो, नई दिल्ली, जकार्ता और मुंबई। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मुंबई। ठीक है, मुंबई जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है, और ये आपकी जो महाराष्ट्र राज्य पड़ता है भारत में उसकी भी ये राजधानी है मुंबई। तो मुंबई शहर जो है वो दक्षिण एशिया का पहला शहर बना है, किसमें 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को निर्धारित करने वाला। क्लियर है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने में भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे है। यानी कि जो भारत ने लक्ष्य अपना रखा है शुद्ध शून्य उत्सर्जन का पूरे भारत में, वो कब तक का रखा है, 2070 का। लेकिन मुंबई ने इसमें 20 साल पहले अनुमान लगाया है, यानी कि जो टारगेट रखा है वो क्या रखा है, 2050 तक का टारगेट रखा है। ठीक है, तो ये मुंबई की बात हो रही है। और पूरे भारत ने कब तक के लिए रखा है, 2070 तक के लिए लक्ष्य रखा है कि हम 2070 तक क्या करेंगे, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन करेंगे। ठीक है, शुद्ध शून्य यहाँ पे कार्बन है, ये आप ध्यान रखना। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। तो हमें बताना है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस केंद्र शासित प्रदेश के लिए ये बजट पेश किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली, लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो बच्चों यहाँ पर आप जो ऑप्शन देख पा रहे हैं सारे ही केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। तो या इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू कश्मीर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर जो आपका केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी है, इसके लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट हाल ही में क्या किया है, पेश किया है। ठीक है, और इन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, ये कौन है, भारत के प्रेजेंट टाइम पे वित्त मंत्री हैं, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। क्लियर है? चलिए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। और यूटी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, यहाँ पे जो सबसे बड़ा पद होता है वो तो आपका या तो उपराज्यपाल का होता है या फिर प्रशासक का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो किसकी है, उपराज्यपाल की है। तो प्रेजेंट टाइम पे जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है उनका नाम क्या है, मनोज सिन्हा। क्लियर है? तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस दिन को वर्ल्ड स्लीप डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड स्लीप डे के लिए हमें बताना है कि ये किस तारीख को इस साल मनाया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च या फिर 17 मार्च। तो यहाँ पर बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 18 मार्च। ठीक, अब आपको ये डेट याद नहीं करनी है कि वर्ल्ड स्लीप डे हर साल 18 मार्च को मनाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब इसकी कंडीशन मैं बता दे रही हूँ आपको, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, यह दिवस हर साल मार्च विषुव, ये आपको ध्यान रखना है, क्या लिखा है, मार्च विषुव से पहले जो शुक्रवार पड़ता है उसको गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। यानी कि जो नींद है वो मानव शरीर के लिए जरूरी है, आवश्यक है, इसीलिए आपका ये दिवस मनाया जाता है। और इसकी कोई जो डेट है वो फिक्स नहीं है, ये आपका मार्च विषुव से जो पहले शुक्रवार पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मार्च विषुव क्या होता है, तो बच्चों आपको पता है कि जो 21 मार्च का जो दिन है वो उत्तरी गोलार्ध, यानी कि जो अर्थ है, अर्थ में जो ऊपर का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, कहा जाता है कि 21 मार्च का जो दिन है लगभग यहाँ पे दिन और रात, जो दिन और रात है वो बराबर होते हैं। बल्कि ये जो दिन और रात ये सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में नहीं बल्कि दक्षिणी गोलार्ध में भी बराबर होती है। यानी कि पूरी पृथ्वी पे ये जो घटना कही जाती है इसको इक्विनॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विषुव, यानी कि इसको हम इंग्लिश में और क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। तो पूरी पृथ्वी पर जो दिन और रात है वो बराबर बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये जो घटना होती है ये ज्यादातर 19 मार्च से लेकर के 22 मार्च के बीच में पड़ती है। ठीक है, सॉरी 21 मार्च, 19 मार्च से लेकर के 21 मार्च के बीच में ये घटना होती है इक्विनॉक्स की। तो मार्च विषुव से पहले जो शुक्रवार पड़ता है यानी कि जो फ्राइडे पड़ता है उसी दिन हर साल क्या मनाया जाता है, विश्व नींद दिवस मनाया जाता है। क्लियर है बच्चों? इतना तो आपको याद रखना है, जो विश्व नींद दिवस है वो किसी एक तारीख को नहीं मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे, इस साल इस दिवस की जो थीम है वो क्या रखी गई है, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड, हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है, तो ये आपकी इस बार की क्या रखी गई है, ये थीम है इस दिवस की, क्वालिटी स्लीप, साउंड माइंड और हैप्पी वर्ल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक को IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो हमें बताना है कि जो IFR एशिया के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर 2021 से जो बैंक को सम्मानित किया गया है उस बैंक का नाम क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सिस बैंक। ठीक है, तो एक्सिस बैंक को ये पुरस्कार दिया गया है, IFR एशिया का एशियाई बैंक ऑफ द ईयर बनाया गया है। ठीक है, आइए इसकी और व्याख्या देखते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक्सिस बैंक की बात आ रही है तो एक्सिस बैंक के बारे में देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के वर्तमान में जो MD और CEO है वो कौन है, अमिताभ चौधरी है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और एक्सिस बैंक की अगर आपसे स्थापना पूछी जाए तो आपको क्या बताना है, 1993 में हुई थी, जो कि कहाँ पर की गई थी, अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है? जो भारत के प्राइवेट बैंक है सबसे बड़े उनमें ये आता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक प्राइवेट बैंक है। ठीक है, सरकारी बैंक नहीं है, कैसा बैंक है, प्राइवेट बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस जगह
मीडिया एवं मनोरंजन सप्ताह का उद्घाटन किया गया है? तो हमें बताना है जो मीडिया और मनोरंजन सप्ताह का उद्घाटन किया गया है वो किस जगह यानी कि किस शहर में किया गया है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लंदन, काबुल, दुबई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दुबई। क्लियर है? आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, इसका उद्घाटन, ठीक है, यानी कि जो ये सप्ताह मनाया जा रहा है मीडिया एवं मनोरंजन सप्ताह, इसका उद्घाटन किसने किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो वर्तमान सचिव हैं, ठीक है, यहाँ मंत्री की बात नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है? सचिव की। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो सचिव हैं श्री अपूर्व चंद्रा ने इसका क्या किया है? उद्घाटन किया है। ठीक है, तो बच्चों आपके लिए ये होमवर्क है आज का कि जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पे मंत्री हैं वो कौन है। मैंने आपको पहले भी बताया है, यानी कि आपको इसका आंसर करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताना है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय के जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कौन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में दिशांक नामक ऐप विकसित किया गया है? तो जो दिशांक नामक ऐप है ये किस राज्य के द्वारा विकसित किया गया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्नाटक। कर्नाटक राज्य ने दिशांक नामक ऐप जो है इसको विकसित किया है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए बच्चों, कर्नाटक सरकार ने भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह ऐप विकसित किया है। ठीक है, यानी कि इस ऐप में जो जमीन है इसका लेखा जोखा रखा जाएगा। तो ये किससे संबंधित है? आपका भूमि से। अब यहाँ पर बच्चों कर्नाटक राज्य की बात आई है तो कर्नाटक के बारे में देख लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के प्रेजेंट टाइम पे जो मुख्यमंत्री है उनका नाम क्या है? बसवराज बोम्मई। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे राज्यपाल है बच्चों इनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर है इनका नाम क्या है? थावर चंद गहलोत। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत झावेरी को किसका सीईओ बनाया गया है? तो हमें बताना है कि जो प्रशांत झावेरी हैं इनको किसका सीईओ बनाया गया। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, मिंत्रा, अमेजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस। फ्लिपकार्ट आपका क्या है? एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ऐप है। ठीक है, जहां से आप लगभग सारी चीजें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं, तो आप यहाँ से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। तो फ्लिपकार्ट की ही एक संस्था है कह सकते हैं, इसी से जुड़ी हुई कंपनी है फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस, जो कि दवाइयों को डिलीवरी करती है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? दवाइयों को डिलीवरी करने से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे इसकी व्याख्या। प्रशांत झावेरी बच्चों ये कौन है? इसके सीईओ बनने से पहले ये कौन थे? अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल लिमिटेड के सीईओ थे। क्लियर है? तो अपोलो हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल जो लिमिटेड है यानी कि जो कंपनी है इसके ये पहले सीईओ रह चुके हैं और अब इन्हें क्या किया गया है? फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस का सीईओ बना दिया गया है। क्लियर है इतना? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आपदा प्रबंधन योजना का विमोचन किया है? तो हमें बताना है कि ये जो योजना है जिसका नाम क्या है? आपदा प्रबंधन योजना, इसका विमोचन किसने किया है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मेंद्र प्रधान, गिरिराज सिंह, पुरुषोत्तम रूपाला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि गिरिराज सिंह। तो गिरिराज सिंह ने आपदा प्रबंधन योजना का क्या किया है? हाल ही में विमोचन किया है। क्लियर है? चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। गिरिराज सिंह ये कौन है बच्चों? वर्तमान में ये केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री हैं। ठीक है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय दोनों ही इनके पास है। तो ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? गिरिराज सिंह। ठीक है, और इन्होंने ही आपदा प्रबंधन योजना का क्या किया है? विमोचन किया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक फिल्म मुजीब द मेकिंग ऑफ ए नेशन के निर्देशक कौन है? तो हमें बताना है
कि जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे इनका नाम क्या था, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, तो इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई है, बायोपिक फिल्म, जिसका नाम क्या है, मुजीब द मेकिंग ऑफ अ नेशन। यानी कि अगर आप इसका मतलब भी निकालें तो क्या है, द मेकिंग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र बनाने वाले। तो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं यानी कि जो डायरेक्टर हैं वो कौन है, किसने ये मूवी को निर्देशित किया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, श्याम बेनेगल, विवेक अग्निहोत्री, सूरज मिर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल ने इस मूवी को क्या किया है, डायरेक्ट किया है, यानी कि ये इसके क्या है, डायरेक्टर है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, इनको बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बंग बंधु के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या नाम है, शेख मुजीबुर रहमान। और इनको क्या कहा जाता है, बांग्लादेश का राष्ट्रपिता। ठीक है, यानी कि बांग्लादेश जब 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ था और पाकिस्तान से इसको आजादी दिलाने में भारत ने इसकी मदद की थी, क्योंकि जब 1971 में पाकिस्तान से आजाद हुआ है, इससे पहले 1971 से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है, क्योंकि ये भारत के पूर्व दिशा में पड़ता था इसीलिए, और जो पाकिस्तान देश है वो आपका भारत के पश्चिम दिशा में है। तो इस पर कब्जा किसने करके रखा था, पाकिस्तान में इस पर कब्जा करके रखा था, इसीलिए इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। और 1971 में भारत ने इसकी मदद की। ठीक है, और युद्ध हुआ तो उसमें पाकिस्तान से इसको मुक्ति दिलाई। ठीक है, तो इसी टाइम पे जब इनको बांग्लादेश जो देश आजाद करा रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, तो इस टाइम पे इन्होंने कई सारे स्ट्रगल किए हैं, तो उसी का इस जो मूवी बनाई जा रही है तो उनका स्ट्रगल ही इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे इन्होंने एक अपना जो देश है बांग्लादेश, इसको राष्ट्र इस देश को आजाद कराने में जो इनके कार्य रहे हैं उसको इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो इसके जो डायरेक्टर है बच्चों वो कौन है, श्याम बेनेगल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आइए और इसकी व्याख्या देख लेंगे। देखिए बच्चों, श्याम बेनेगल ने शेख मुजीबुर रहमान की 102वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम मुंबई में इस फिल्म का पोस्टर जारी किया है। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस फिल्म का जो पोस्टर इस तरीके का ये यहाँ पे दिखा रहे हैं इमेज में, तो ये पोस्टर अभी पहले जारी हुआ है। तो शेख मुजीबुर रहमान की 102वीं जयंती के अवसर पर यह पोस्टर जारी किया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है। तो हमें बताना है कि जो भारत का स्थान है वो क्या रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 134वां, 135वां, 136वां, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 136वां। तो इस इंडेक्स में बच्चों भारत की पोजीशन क्या रही है, 136 में। ठीक है, आइए और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, पिछली बार भारत को इसमें 139वां स्थान प्राप्त हुआ था, तो थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है, 3 अंक उछाल लेकर आया है अपनी रैंकिंग में भारत, और इस बार 136वां स्थान इसमें प्राप्त किया है। ठीक है, और पिछली बार जो रैंक आई थी इसकी कितनी थी, 139वीं थी। आगे देखेंगे, फिनलैंड ने लगातार 5वीं बार इस रैंकिंग में प्रथम स्थान हासिल किया है, यानी कि लगातार जो 5 बार रिपोर्ट आई है, लगातार कौन सा देश शीर्ष स्थान पर आया है, फिनलैंड, यानी कि हमेशा लगातार 5 टाइम जो 5वीं बार पहले स्थान पर ये आया है। कौन सा देश, फिनलैंड। इसके बाद इस रैंकिंग में जो दूसरा स्थान बच्चों मिला है वो किस देश को मिला है, डेनमार्क को मिला है। तीसरा स्थान आइसलैंड को मिला है। चौथा स्थान किसे दिया गया है, स्विट्जरलैंड को। ठीक है, किसको दिया गया है, स्विट्जरलैंड को। अब यहाँ पर बच्चों अलग अलग कंट्री आए हैं, तो आपने देखा होगा कि ज्यादातर सारे जो आपके पेपर होते हैं उनमें जो अलग अलग देश है उनकी राजधानी से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, फिनलैंड बच्चों इसकी राजधानी क्या है, हेलसिंकी है। ये भी आप अच्छे से याद कर लेना, फिनलैंड की राजधानी क्या है, हेलसिंकी। डेनमार्क इसकी राजधानी क्या है, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। ठीक है, इसके बाद बच्चों आइसलैंड आया है, तो आइसलैंड की राजधानी क्या है, रिक्जाविक है। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रिक्जाविक।
और स्विट्जरलैंड, इसकी राजधानी क्या है? बर्न। ठीक, बर्न यहाँ की राजधानी है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन बच्चों आज के लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है, हाल ही में एसबीआई ने किस जगह एक इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमें वो जगह का नाम बताना है जहां पर एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसको स्थापित करने की घोषणा की। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भोपाल, मद्रास, बेंगलुरु और हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद। क्लियर है? तो हैदराबाद में स्टेट बैंक ने क्या किया है? इनोवेशन, इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों व्याख्या में देखेंगे, एसबीआई बैंक आया है। तो एसबीआई बैंक की स्थापना ये कब हुई थी? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ? मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम क्या है? दिनेश कुमार खारा। ठीक है, दिनेश कुमार खारा कौन है? एसबीआई बैंक के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट टाइम पे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन बच्चों आज के हमारे लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, हाल ही में 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो हमें बताना है कि इसको कहां पर आयोजित किया जा रहा है, भारत के किस शहर में। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कानपुर, नई दिल्ली, चंडीगढ़ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, तो नई दिल्ली में 36वीं अंतरराष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस आयोजित की जा रही है। आइए इसकी और व्याख्या देख लेते हैं। देखिए बच्चों, ये जो कांग्रेस आयोजित की जा रही है, तो इसका इस साल जो विषय रखा गया है वो क्या है? भूवैज्ञानिक एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। ठीक, तो ये आपका क्या है? विषय है भूवैज्ञानिक एक सतत भविष्य के लिए बुनियादी विज्ञान। ये इसका क्या है? सब्जेक्ट है, यानी कि इस साल का ये विषय रखा गया है। ठीक है, आशा करती हूँ क्लास आपको बच्चे अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। जो हमारे टॉप 15 क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और साथ ही साथ जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कर देना। और बच्चों क्या करना है कि आपको आज की जो वीडियो क्लास है आपको कैसी लगी, तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपको उसका भी आंसर करना है। मैंने आपसे पूछा था कि सूचना और प्रसारण मंत्री प्रेजेंट टाइम पे कौन है, तो वो भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर को मेंशन जरूर करना है। ठीक है, और अगर आपको किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। क्लियर है? और क्या करना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीधी सी बात है, सब्सक्राइब तो करना ही है, और साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया जाता है इसको भी बच्चों इस तरीके से ऑन जरूर कर देना। ठीक है, ताकि आपको जो भी क्लासेस आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड थैंक यू।